हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें या फिर हम किंडरगार्टन की या हो क्लास 12th, सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज, जिसके आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वाले लेक्चर में वो काफी शॉर्ट होंगे और उसका आंसर भी हम लोग बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से देने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेंशन 2 इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा एंड ईस्ट that enable them to reproduce asexually। सवाल बहुत आसान है, हमने ऑलरेडी अपने माइंड मैप में इसको देखा है और हमसे बोल रहा है ये कि अमीबा जो है, ये अमीबा हो या फिर ये ईस्ट हो, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये कर रहा होता है इसे बहुत मजा आता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये काफी आसानी से कर लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है? तो कारण बहुत ही आसान सा है। कारण ये है चूंकि ये अमीबा हो या फिर ईस्ट, दोनों ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वही चीज यहां पर लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक दैट एनेबल अमीबा एंड ईस्ट टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली आर एज फॉलोज। पहला है यूनिसेल्युलरिटी। कहने का मतलब है कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर है तो इसका मतलब कि इसका एक ही सिंगल सेल सारे काम करेगा, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स। इसमें रिप्रोडक्शन भी आ रहा है। तो चूंकि सिंगल सेल का ये ऑर्गेनिज्म है तो ये फिर एक दूसरा गैमेट, एक दूसरा सेल नहीं बना सकता है, इसलिए ये क्या करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। दूसरा पॉइंट है कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने बोला ये बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अमीबा का अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से हम अमीबा का डायग्राम बना लेते हैं। इस अमीबा का यही जो एक सिंगल सेल है, यही इसके अंदर न्यूट्रिशन करवाता है, यही सिंगल सेल इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी करवाता है, रेस्पिरेशन भी करवा रहा है। तो ये इसका जो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है और इसका सिंगल सेल से बना हुआ जो बॉडी है, ये इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आगे भेजता है और कहता है कि चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम कर सकते हो। समझ में आई चीजें? बहुत ही आसान सा था। आंसर जो हम लिखेंगे इसमें वेरी शॉर्ट टाइप में, वो बहुत ही छोटा लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। इसमें बकवास कहीं से भी नहीं करना है कि एक आध पैराग्राफ लिख दिया। उससे क्या होता है ना कि जो कॉपी चेक करने वाला वहां जो एग्जामिनर बैठा होता है वो इरिटेट हो जाता है। तो इसलिए हमें करना क्या है कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा आंसर हमें लिखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा हमारा आंसर कि ये यूनिसेल्युलर है और दूसरी चीज कि इसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यह बोल रहा है कि व्हाई डू वी रेफर टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एज क्लोन। वापस से चलो अपने माइंड मैप के उस लेक्चर में जहां हमने डिस्कस किया था कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार होते हैं वो अपने पेरेंट्स के हूबहू सिमिलर होते हैं। चूंकि यहां पे किसी भी तरीके का गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा होता है, पेरेंट के अंदर जो डीएनए या फिर आरएनए है वो हूबहू उनके बच्चों में उतर जाता है, सारी चीजें एग्जैक्टली कॉपी हो जाती हैं और इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग बन रहा होता है वो 100% जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट से सिमिलर होता है। और जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो हम उसको क्लोन का नाम देते हैं। वही चीज यहां पर बोला जा रहा है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर 100%। यहां पे देखो 100% लिखा है। 100% का मतलब है कि पूरा का पूरा, इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि जरा सा भी वेरिएशन देखने को मिल जाए। वही लिखा है कि 100% जेनेटिकली कहने का यह मतलब है कि ये जेनेटिकली कहने का यह मतलब है कि जो डीएनए होता है या फिर आरएनए, ठीक है, जो इसके जेनेटिक मटेरियल हैं वो 100% सिमिलर होने वाले हैं उसके पेरेंट से। जो ऑफस्प्रिंग में जो आने वाला है डीएनए या फिर आरएनए, वो अपने पेरेंट के 100% सिमिलर होने वाला है।
तो वही चीज बोल दिया मॉर्फोलॉजिकली, और वो बाहर से भी वैसा ही दिखने वाला है। इसलिए कहा गया है कि सिमिलर टू देयर पेरेंट्स सो दैट वी रेफर देम एज क्लोन, चूंकि वो 100% सिमिलर हैं अपने माँ बाप से, या फिर माँ बाप दो नहीं कहेंगे क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो अपने पेरेंट से वो जो 100% मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर हैं, दैट इज वाई हमने क्या कह दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे बनकर तैयार होते हैं वो क्लोन होते हैं। सो ये जो क्लोन वाला वर्ड है ना, ये तुम बिल्कुल ही ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट पॉइंट होता है किसका, हमारे सीबीएसई का। ये क्लोन जो है सो 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, समटाइम्स एमसीक्यू में भी तुमसे पूछ लिया जाएगा। सो याद रखना इस चीज को कि क्लोन क्या है, 100% मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ हम बढ़ते हैं कि 3 नंबर में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि ऑल्दो पोटैटो ट्यूबर इज एन अंडरग्राउंड पार्ट, इट इज कंसीडर्ड एज अ स्टेम, गिव 2 रीजन। अब देखो, जब हम पढ़ रहे होते हैं प्लांट के बारे में, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है इस चीज को कि ये रहा, अगर ये सॉइल है, अगर ये चीज सॉइल है और ये एक हम प्लांट अगर बना देते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम उसका रूट बना लेते हैं, तो ये ऊपर का जो चीज होता है इसे शूट कहा जाता है, और ये जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है इसे हम रूट का नाम देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज है, हमने अपने बचपन में पढ़ा है। और वही चीज यहां पे बोल रहा है कि जो पोटैटो है, अगर तुमने पोटैटो के प्लांट को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाओ कभी घूमो अपने गांव पे, जहां पर होती है खेती, वहां जाओगे, प्रैक्टिकल चीजें देखोगे, बहुत मजा आएगा, चीजों को तुम रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ये पोटैटो है, ये पोटैटो तो एक स्टेम है हम जानते हैं, लेकिन ये पोटैटो क्या हो रहा है, ये ग्राउंड के नीचे है, ये अंडरग्राउंड ये जो होता है ये डेवलप कर रहा होता है। हमने किताबों में पढ़ा है कि पोटैटो जो है सो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन कभी प्रैक्टिकली भी देखो कि किस तरीके से वीट प्लांट, किस तरीके से राइस प्लांट ये ग्रो करता है, किस तरीके से मैंगो का जो फ्रूट है वो डेवलप करता है। तो प्रैक्टिकली चीजें को कनेक्ट करने की कोशिश करो, निकलो बाहर, देखो किस तरीके से होता है। तो हमने जो अभी तक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो सॉइल से ऊपर का पार्ट है वो हो जाता है शूट, एंड सॉइल से नीचे का जो पार्ट हो जाता है ये हो जाता है रूट। ठीक है, ये रहा शूट एंड ये रहा रूट, ये बेसिक चीज है। अब जब हम थोड़े अपर क्लासेस में आ गए, हमने रूट एंड शूट के बीच में जब और डिफरेंसेस देखा, तो हमें पता चला कि एक नोड और एक इंटरनोड नाम की भी चीज होती है। तो प्लांट का वो पार्ट जिसमें नोड एंड इंटरनोड देखने को मिलता है उसको भी शूट के कैटेगरी में रखा गया, और वही चीज यहां पे पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूं शुगर केन का डायग्राम बना के, क्योंकि शुगर केन बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, समझ पाओगे चीजों को। अगर मैं शुगर केन का यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो तुम्हें उसमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखो, आंसर की तरफ आते हैं कि पोटैटो ट्यूबर इज कंसीडर्ड एज अ स्टेम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1 पे लिखता है कि पोटैटो ट्यूबर हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ये जो जंक्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं नोड। ये वाला जो होगा ये भी कहलाएगा नोड, और इन दोनों नोड्स के बीच का जो ये एरिया है इसे हम लोग कहते हैं इंटरनोड। इसे क्या कहा जाता है, इंटरनोड। ठीक है, तो नोड और इंटरनोड है। और पोटैटो में भी ये चीज देखने को मिलता है कि भाई पोटैटो के अंदर क्या है, पोटैटो के अंदर नोड्स हैं और पोटैटो के अंदर इंटरनोड्स हैं। दैट इज वाई हमने पोटैटो को क्या कह दिया कि पोटैटो एक स्टेम है। और एक खास बात यह है कि इसका जो ये नोड है, इस नोड से लीफ शूट निकल रहे होते हैं। अगर एक पोटैटो का अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, इस तरीके से अगर हम पोटैटो का डायग्राम बनाते हैं तो तुम्हें यहां पर इस तरीके से पोटैटो का आई भी देखने को मिलता है। ठीक है, तुम पोटैटो को देखोगे तो पोटैटो में यहां से तुम्हें दिखेगा कि इस तरीके से उसमें से शूट निकल रहा होता है, मतलब ये लीफ निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लीफ कहां से निकलता है, तो लीफ निकलता है नोड से। और चूंकि इस पोटैटो में नोड देखने को मिल रहा है, इंटरनोड्स देखने को मिल रहे हैं, इस नोड से लीफी बर्ड्स देख रहे हैं, निकल रहे हैं, दैट इज वाई हमने पोटैटो को क्या कह दिया, हमने पोटैटो को कह दिया कि भाई ये एक स्टेम है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। एक बार इसको तुम नोट कर लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि देखते हैं, 3 कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो चौथा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बिटवीन एन एनुअल एंड ए पेरिनियल प्लांट, ठीक है, दो तरीके का प्लांट है हमारे पास, एक है एनुअल और एक है पेरिनियल। एनुअल की बात करें तो ये वो प्लांट्स थे जो पूरे साल, ठीक है, मतलब एक साल में रिप्रोडक्शन करते हैं, और पेरिनियल की कुछ अलग ही बात थी। तो विच वन हैज शॉर्टर जुवेनाइल फेज, गिव वन रीजन। हमें बताना है कि एनुअल और पेरिनियल प्लांट में किसका जुवेनाइल फेज जो होगा वो शॉर्टर होगा, और हमें सिर्फ एक रीजन देना है। सिर्फ एक रीजन क्यों देना है, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये लॉन्ग होता या फिर शॉर्ट टाइप होता तो हम एक से ज्यादा रीजन भी दे सकते थे, लेकिन चूंकि ये वेरी शॉर्ट है तो एक रीजन से हमारा काम हो जाएगा। तो रीजन हम क्या देंगे कि एज द एनुअल प्लांट हैज शॉर्टर लाइफ स्पैन। जब हम एक तरफ पेरिनियल प्लांट और एक तरफ एनुअल प्लांट को रखेंगे और कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि एनुअल प्लांट का लाइफ स्पैन छोटा होता है, और जिसका लाइफ स्पैन छोटा होगा उसका जुवेनाइल फेज छोटा होगा, उसी का रिप्रोडक्टिव फेज भी छोटा होगा और उसका सेनेसेंट फेज भी छोटा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ए है एंड यहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बी है। ए की लाइफ स्पैन की बात करें तो ए का लाइफ स्पैन 100 ईयर्स का है, ठीक है। वहीं बी की बात करें तो इसका सिर्फ 20 ईयर्स का है, समझने के लिए। अब इसकी बात करें तो हो सकता है कि इसमें जो 20 ईयर्स होगा वो 20 ईयर्स इसका जुवेनाइल फेज होगा, बाद बाकी इसका जो है ये 60 ईयर्स जो क्या हो सकता है, ये इसका रिप्रोडक्टिव फेज हो सकता है। फिर इसका जो बच रहा है 20 ईयर्स, ये इसका क्या हो सकता है, सेनेसेंट फेज हो सकता है। और अब ये 20 साल सिर्फ ये जीता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो बी है, तो हो सकता है इसमें कि 5 ईयर्स जो होगा, ये 5 ईयर्स इसका जुवेनाइल फेज होगा। फिर इसमें क्या हो सकता है कि बाकी का 10 ईयर्स जो है ये इसका रिप्रोडक्टिव फेज हो सकता है, एंड बचा हुआ जो 5 साल है वो इसका सेनेसेंट फेज हो सकता है। तो यहां हमें देखने को मिल रहा है कि जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा है उसके अंदर जुवेनाइल फेज जो है वो ज्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एनुअल प्लांट है शॉर्टर लाइफ स्पैन देन द पेरिनियल प्लांट्स, इट्स जुवेनाइल फेज इज आल्सो शॉर्टर देन पेरिनियल प्लांट। तो एनुअल प्लांट का जो जुवेनाइल फेज होगा वो शॉर्टर होगा। आ रही है बात समझ में? इस चीज को तुम नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमसे बोल रहा है, बहुत बेसिक, बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, हमें लग रहा है कि हमारे दिमाग का दही हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, तो इसके क्वेश्चंस भी जो है वो बहुत ही आसान है। हमसे बोला जा रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये चीज देखा है कि चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो ये कुछ इवेंट्स में होता है। कौन कौन से इवेंट्स में होता है? तो सबसे पहले हो रहा होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके बाद होता है दूसरे में फर्टिलाइजेशन, और तीसरे में हो रहा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। याद है? याद होना चाहिए। ये 3 इवेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, जहां पर 2 चीजें हो रही होती हैं। एक होता है गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा होता है गैमेट का ट्रांसफर, क्योंकि मेल गैमेट मेल बॉडी में बन रहा है, फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी में बन रहा होता है। और फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत है कि दोनों को एक जगह लाया जाए, एक साथ लाया जाए, तो एक गैमेट का वहां पर करवाया जाता है ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर किस में आ जाते हैं? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे थे और मिलने के बाद बना रहे थे जाइगोट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर भी आ रहा था, 2 चीजें हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर, पहला है जाइगोट एंड दूसरा है एम्ब्रियो का बनना, जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन की तरफ आकर के हम देखते हैं कि हमसे क्या बोल रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन ए फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो ये चीजें होती हैं हमको अरेंज करना है। नंबर 1 भी यहां पर दे रखा है एम्ब्रियोजेनेसिस।
एम्ब्रियोजेनेसिस किसका पार्ट है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। हमें समझ जाना है कि एम्ब्रियोजेनेसिस कब होगा? सबसे आखिर में होने वाला है, सबसे लास्ट में। देन आ रहा है फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन कब होगा? ये एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले होने वाला है ये फर्टिलाइजेशन। तब है गैमेटोजेनेसिस, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, जो सबसे पहले होता है। एंड फिर है पॉलिनेशन, जो गैमेट बनने के बाद गैमेट ट्रांसफर का एक पार्ट है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? गैमेटोजेनेसिस। तो वही लिखा है यहां पर गैमेटोजेनेसिस, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे में आ जाएगा पॉलिनेशन, क्योंकि ये पे गैमेट ट्रांसफर की बात की जा रही है, जहां पर पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाया जाता है। कहां? एंथर से स्टिग्मा की तरफ। तो पॉलिनेशन हो जाएगा दूसरा, वहीं पे ये लिखा है, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। फिर यहां पे है फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसका तीसरा पार्ट। एंड एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा सबसे आखिर में, जहां पर जाइगोट के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होने के बाद बनता है एम्ब्रियो, और उसी एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये हो जाएगा आखिर का पार्ट, ये फोर्थ। क्लियर है चीजें? बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, कि छठा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रूट सेंड इन ए सेल्फ पॉलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ ए प्लांट इज फार ग्रेटर देन ए डायोशियस प्लांट, एक्सप्लेन। क्या कह रहा है कि सवाल, कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर फ्रूट बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं कि इतना लंबा एक्सप्लेन करना है, वेरी शॉर्ट है। तो छोटा सा आंसर हम देंगे और उसी में इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस तरीके से कहेंगे कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। अगर एक बाइसेक्सुअल की बात करें, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर फीमेल पार्ट भी मौजूद है और उसके अंदर इस तरीके से मेल पार्ट भी मौजूद है। तो ये दोनों क्या करेंगे? समय आने पर फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। समय आने पर ये दोनों क्या करेंगे? खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे, क्योंकि इनको किसी दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में क्या कर सकते हैं? पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, एंड देन फिर क्या होगा? जिस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है उस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होगा। पहले फ्रूट बनेगा एंड देन सीड बनेगा। मतलब इनमें आसान होता है। और वहीं अगर हम बात करें कि डायोशियस प्लांट का, तो वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उनको एक एजेंट की जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन करवाने के लिए। अगर मेरे पास दोनों चीजें हैं तो मैं वो काम आसानी से कर लूंगा। अगर मुझे कोई चीज अगर किसी दूसरे से लेना है तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई प्लीज वो सामान मुझे दे दो। वो उसकी मर्जी, वो दे या ना दे। हो सकता है कि वो देने की कोशिश कर रहा हो पर वो मुझे दे ना पा रहा हो, किसी तरीके का बैरियर है बीच में। तो इसलिए ये कहा गया है कि ऐसे प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेटेड बाइसेक्सुअल होते हैं उनके अंदर ये जो फ्रूट बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा आसानी से कंप्लीट कर पा रहे होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितनी आसानी से कंप्लीट करवा पाएगा उसके अंदर फ्रूट बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्या लिखा है यहां पर देख लेते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर देमसेल्व्स। तो मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हैं। बट इन डायोशियस प्लांट दे आर यूनिसेक्सुअल। डायोशियस क्या है? वो यूनिसेक्सुअल है। दे नीड एन एजेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वेयर इन बाइसेक्सुअल द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज इजियर। ठीक है, समझ गए चीजों को? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको तुम नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन हमसे यह बोल रहा है कि इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म ए हिंड्रेंस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग ए सुटेबल रीजन। अब मेरा दिमाग जो कह रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में ऐसा आया कि चलो कुछ अपने स्टूडेंट से ऐसा पूछते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाएं। और वो ये बोल रहे हैं कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा है, तो क्या उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो थोड़ा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं क्या? अब इसने क्या सोचा होगा कि फॉर एग्जांपल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ 10 क्रोमोसोम है,
तो जब गैमेट बन रहा था, जिस समय मियोसिस हो रहा था, उस समय 10 का क्या हुआ, 10 का जो है वो 5-5 की तरह 2 सेल में बट गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 5 और 5 बढ़ गए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम थे, तो इजीली मियोसिस हो गया। अब ये बोल रहा है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा हैं, क्या उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में कोई बाधा आ सकती है क्या? कोई बाधा आ सकती है क्या? तो हमारा जवाब होगा नहीं, ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी। चाहे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और वही चीज लिखा है कि द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट ओनली, सो द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ गैमेट्स डज नॉट इफेक्ट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये देखो, अगर कोई उसके लिए एग्जाम्पल के लिए देख रखा है, ऑफिग्लोसम एक फर्न है जिसके अंदर 1260 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 1260 क्रोमोसोम्स क्या होगा, इजिली 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होना है, तो जो ये 2n है वो क्या होगा, n, और n में ये इस तरीके से टूट जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कोई नहीं होगा। इसमें कहीं से ये हमने कोई केस नहीं पढ़ा है कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हैं कोई हिंड्रेंस होने वाला है, या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम है तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतनी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए चीजों को, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज दिख रही है कि गैमेट जो है, यहां पर ये गैमेट नहीं होना चाहिए था, यहां पर यहां लिखा होना चाहिए था क्रोमोसोम्स। एक टाइपिंग एरर है, आप इसको सही कर लें। तो वही बोल रहा है कि सो द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये पूछ रहा है कि इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ स्पैन। गिव 2 एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो जैसे ही हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, जब हमने लाइफ स्पैन के बारे में देखा था, जब हम अपने माइंड मैप को पढ़ रहे थे, हमने वहां पर यह चीज डिस्कस किया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप और साइज उसके लाइफ स्पैन को अफेक्ट नहीं करता है। किसी का भी लाइफ स्पैन उसके शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। और वही चीज लिखा हुआ है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द साइज एंड इट्स लाइफ स्पैन। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और हमसे कितना पूछा गया है, हमसे 2 एग्जांपल पूछा गया, तो हम सिर्फ 2 ही एग्जांपल लेंगे। हम अपने तरफ से 3 एग्जांपल नहीं लेंगे, जो कि हमसे जितना पूछा जाएगा हमें टू द पॉइंट उतना ही आंसर करना है। तो पहले में लिखा है क्रो एंड पैरट का एग्जांपल। तो क्रो एंड पैरट में क्या होता है, शेप, अगर शेप की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब हम इनके लाइफ स्पैन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई क्रो जो है वो 15 सालों तक लिए जी रहा है, एंड पैरट जो है वो 140 से 150 सालों तक के लिए जी रहा है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, सीधा सीधा 10 गुना। तो ये हमें बता रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा भी हो, उसके शेप एंड उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है उसका लाइफ स्पैन। दूसरा एग्जांपल है मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री। मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट एक ही साइज के होते हैं, बट मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन काफी छोटा होता है जब हम बनियान ट्री से उसे कंपेयर कर रहे होते हैं। तो बनियान ट्री काफी ज्यादा समय तक के लिए जीता है, एंड मैंगो ट्री जो है कम समय के लिए जीता है। तो ये रहे हमारे पास 2 एग्जांपल्स कि भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज जो है वो उसके लाइफ स्पैन से कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है। ठीक है, आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक फिगर है, और हमसे बोल रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो, मतलब ये रहा, ये जो फिगर है इसमें आपको बताना है कि दैट बियर्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। 2 तरीके के फ्लावर हैं, एक है ए और दूसरा है बी। 2 तरीके के फ्लावर यहां पर दे रखे हैं, और बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड स्टेट द टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट विल अकर इन देम। तो 2 तरीके के फ्लावर हैं और हमें बताना है कि भाई फ्लावर नंबर 1 को हम कौन सा फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर जो बी है इसे कौन सा फ्लावर बोला जाता है, और हमें यह भी बताना है कि फ्लावर ए जो है वो किस तरीके का पॉलिनेशन करेगा, एंड फ्लावर बी जो है वो किस तरीके का पॉलिनेशन करेगा। तो जरा जल्दी से देखते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ए जो है दैट इज द चास्मोगैमस फ्लावर, एंड जो बी है दैट इज द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चास्मोगैमस फ्लावर की बात करें तो हम जानते हैं कि इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर की,
तो इसके अंदर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर कि भाई ए जो है ये रहा, ये ए एंड दिस इज द बी। तो इसको भी तुम नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये बोल रहा है कि गिव रीजंस एज टू व्हाई सेल डिवीजन कैन नॉट बी ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम सेल डिवीजन को रिप्रोडक्शन की तरह कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? तो हम ये चीज जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के बने हैं। उनका सिंगल सेल इज सफिशिएंट फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर रेस्पिरेशन, फॉर देयर क्या बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फॉर देयर रिप्रोडक्शन। एक ही सेल से सारे काम होने हैं। लेकिन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके लिए अलग अलग चीजें उसके बॉडी में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसान की बात करें तो न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंड सेम उसी तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, इंसान के अंदर एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वहां पर वो मौजूद है। और वही चीज ये कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स cell division is the means of reproduction to increase their number, while in multicellular organism they have well developed reproductive organs which helps in reproduction। इसको समझने के लिए फिर से हम अमीबा का डायग्राम बना लेते हैं कि ये रहा अमीबा। इसने क्या किया, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करने के बाद क्या हुआ कि ये बन गए दो डॉटर अमीबाज। इससे क्या हुआ, इसके नंबर क्या हो गए, बढ़ गए। यहां पर एक अमीबा था, यहां पर दो अमीबा, तो एक से हो गया डबल, तो हम कह सकते हैं कि नंबर इंक्रीज हो गया, तो यहां पर रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन अगर इंसान के अंदर बात करें या फिर किसी दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर सेल डिवीजन होता है। अगर मियोसिस हो रहा है तो गेमेट का फॉर्मेशन होता है, अगर माइटोसिस हो रहा होता है तो उसकी सेल की ग्रोथ हो रही होती है, उसके बॉडी का ग्रोथ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा बच्चा है, इसके अंदर लगातार माइटोसिस होते 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 वो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो एक एडल्ट में चेंज हो गया, लेकिन उसका नंबर, उस ऑर्गेनिज्म का नंबर नहीं बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, जिस कारण से ये कहा गया है कि सेल डिवीजन कैन नॉट बी ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। समझ गए चीजों को? बात समझ में आ रही है कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास एक डायग्राम है और हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें दो चीजें हैं, एक ओव्यूल को मार्क करना है और एक पेरिकार्प को मार्क करना है। ठीक है, तो ये रहा। तो ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में सीधा सीधा हमें बताना है कि भैया ओव्यूल क्या है और पेरिकार्प कौन सा है। तो ये डायग्राम हमारे बुक में भी गिवन है और वहां पर भी हमें पता चलता है कि ये वाला जो इसका जो पार्ट है इसे हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं, एंड इसका ये वाला जो चीज है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसे हम लोग पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक सा चीज है, इसके बारे में तुम नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कि भाई वो क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि why do gametes produced in large number in an organism exhibit external fertilization। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर गैमेट जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो इसका बहुत ही बेसिक सा आंसर है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जरूरत है कि उन गैमेट्स को बचा कर रखा जाए, उन गैमेट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। तो उन गैमेट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट वहीं इन केस जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है, उस केस में नंबर ऑफ गैमेट्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इफेक्ट से अगर बहुत सारे गैमेट्स डिस्ट्रॉय भी हो जाएं, फिर भी कुछ गैमेट वहां पर मौजूद हो फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि gametes produce in large numbers in organism exhibit external fertilization because gametes are released in an open environment। open environment में रिलीज किया जाता है, किसी मीडियम के सपोर्ट से हो रहा होता है फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम केसेस में वाटर को मीडियम बनाया जाता है, मेल गैमेट को वाटर में रिलीज किया जाता है, फीमेल गैमेट को भी वाटर में रिलीज किया जाता है, एंड देन वहीं पर हो रहा होता है फर्टिलाइजेशन।
सो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जितने ज्यादा गैमेट्स रिलीज होंगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा किसका, फर्टिलाइजेशन का। तो वही बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो नंबर ऑफ गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। समझ में आ रही है चीजें? आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि 13th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोशियस एंड डायोसियस ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे हैं, 1 2 3 4 4 ऑर्गेनिज्म के नाम है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मोनोशियस है और कौन सा जो है वो डायोसियस है। तो सबसे पहले आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो है वो मोनोशियस है, यहां पर दे रखा है, यहां पर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स हमें मिल जाते हैं। कारा की बात करें तो ये भी मोनोशियस होता है, मार्चेंशिया की बात करें तो ये डायोशियस है, एंड कॉकरोच की बात करें तो ये भी डायोशियस है। मेल अलग एंड फीमेल्स अलग हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ रही है चीजें? तो ये रहा इसके कुछ इन चारों में ये दोनों जो है ये मोनोशियस हैं एंड ये नीचे की ये जो दो हैं ये दोनों डायोशियस है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ कि 14 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे ये कह रहा है कि मैच द ऑर्गेनिज्म गिवन इन कॉलम ए विच इज वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स गिवन इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में दे रखा है कुछ प्लांट्स के नाम है एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम है एंड कॉलम बी में जो है उनके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का नाम दे रखा है और हमें मैच करना है कि ए को मैच करो बी से कि कौन किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा रहा होता है। तो एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि कौन क्या करवाता है। कि जब हम ब्रायोफाइलम की बात करते हैं तो ब्रायोफाइलम में हमने देखा था कि लीफ के मदद से हो रहा होता है रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइलम जो होगा वो लीफ बर्ड से मैच खा जाएगा। कहने का मतलब है कि नंबर 1 जो है यह कहां से जाएगा, ये सी से मैच कर जाएगा। फिर है हमारे पास दूसरा नंबर एगेव। एगेव की बात करें तो हमने अपने माइंड मैप में भी ये चीज देखी कि एगेव जो है वो बल्बिल के थ्रू करवा रहा होता है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये नंबर 2 जो है ये डी से मैच कर जाएगा। फिर है हमारे पास पोटैटो। पोटैटो के बारे में अभी हमने कुछ पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले देखा था कि पोटैटो एक स्टेम है और इस स्टेम में आई देखने को मिलता है। तो ये पोटैटो जो है ये बी के साथ मैच करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हो जाएगा बी से रिलेटेड। एंड फिर है हमारे पास वाटर हाइसेंथ। ये ऑफसेट की मदद से अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4th नंबर है ये हमारा ए से जाकर के मैच कर जाएगा। तो ये रहा हमारा ब्रायोफाइलम, हमारे लीफ बर्ड से मैच करेगा। एगेव जो है वो बल्बिल से मैच कर जाएगा। पोटैटो के पास आईज होते हैं एंड वाटर हाइसेंथ जो है ये ऑफसेट की मदद से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा रहा होता है। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर्स। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि व्हाट डू द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर करने वाले हैं। बट हमने ये भी देखा था अपने माइंड मैप के आखिर में कि भाई ओवरी जो है वो आगे जाकर के फ्रूट में चेंज हो जाता है एंड ओव्यूल जो है वो आगे जाकर के सीड में चेंज हो जाता है। एंड फाइनली फिर इस ओवरी वाले पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, ये ओवरी वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मजे में खा लेते हैं एंड इस ओव्यूल वाले पार्ट को हम लोग फेंक देते हैं जो सीड बनता है। एंड फिर यही सीड आगे जाकर के क्या करता है, जर्मिनेट और एक नए प्लांट को जन्म दे रहा होता है। तो इस तरीके से कि ओव्यूल से याद रखना है, ओव्यूल फ्रूट बना देगा, ओव्यूल जो है वो सीड बना देगा एंड ओवरी जो है वो फ्रूट बना करके हमें देने वाला है। समझ में आ गई चीजें? आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आई होंगी चीजें। उम्मीद करता हूं कि जब तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा तुम भी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आंसर दोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वहां पर लिख के आना है, वेरी शॉर्ट में कम लिखना है पर परफेक्ट लिखना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।